नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हम सब चाय पे समीक्षा कार्यक्रम में ज़्यादातर राजनीतिक बातें करते हैं और दर्शकों को भी हमसे यही उम्मीद होती है कि अगर ये दोनों बैठे हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें ही ज़रूर होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार, खास करके सारण की उस घटना से जहां पर जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ा वो बता रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है। बाकी पत्रकारों के और वहां के स्थानीय लोगों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरीके से भारी तादाद में लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? खास करके उस राज्य में जहां शराबबंदी कानून लागू है 2016 से जी। उस राज्य में जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना छाती ठोकते हुए कहते हैं कि हमने ये बड़ा फैसला लिया है, हमारा ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो दिखाता है। जी। इस मौत का जिम्मेदार कौन है और कानून व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, तमाम अलग अलग खबरें आ रही हैं, कैसे पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए, ये तो एक सुशासन बाबू के राज में कुशासन की तस्वीर है ये। अगर आप देखें, आपने सारण का जिक्र किया और मैंने समाचार पत्र में पढ़ा भी कि एक घटना हो गई है बिहार में जहरीली शराब की, जिसमें और 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही सारण के बगल में सिवान है, सिवान की वो घटना है और बेगूसराय में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। आधिकारिक आंकड़ा जो सरकार का है। जी जी। अब हम अगर देखें मुख्यमंत्री का बयान, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि जहरीली शराब से देश भर में लोग मर रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है। देश के अनेक राज्यों में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी बिहार में लागू है और वहाँ की सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताती है, जैसा आपने जिक्र भी किया। और पूरा पुलिस प्रशासन शराब बंदी कानून को लागू करने पे ही जुटा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग बताते हैं, विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि जेलें भर दी गई हैं। हाँ। और जब सत्तारूढ़ गठबंधन के ही विधायक कई बार ऐसी सलाह दे सकते हैं, जैसे जीतन राम मांझी का मैंने बयान सुना, कुछ और विधायकों के बयान सुने कि थोड़ी थोड़ी पीने में कोई गुरेज नहीं है, इस तरीके के बयान भी आते रहते हैं। तो आपकी सरकार ही के जो साथी हैं उन वही एकमत नहीं है। पहली बात तो शराबबंदी पूर्ण रूप से वहाँ पे लगाने के लिए, और अगर आपने शराबबंदी पूर्ण रूप से कर भी दी है तो फिर कैसे ये जहरीली शराब पहुँच जा रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच जा रही है, इतने घरों में मातम पसर गया है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, मुख्यमंत्री का क्योंकि ये एक बड़ा फैसला था शराबबंदी, उस फैसले को लागू कराने के लिए वो थोड़े से सख्त भी होंगे, ये भी अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब कई घरों में मातम पसरा हो, लोग रोते बिलखते अपने प्रियजन के खो जाने के गम में डूबे हों, तब मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणी कि जो पिएगा वो मरेगा, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, ये बड़ी कह सकते हैं कि संवेदनहीन टिप्पणी है। और ये ठीक है कि जो जहरीली शराब पी रहा है उसको नियमों के अनुसार सरकारी खजाने से मुआवजा नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन किसी न किसी आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो जिनके घरों से लोग गए हैं, हम उनको देखेंगे कि कैसे उनकी सहायता की जा सकती है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती हैं जिनमें ऐसे परिवारों की जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, उनकी मदद की जा सकती है। आप सीधा ये कह दें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, जो पिएगा वो मरेगा, ये आपका एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा सत्ता का घमंड है, सत्ता का नशा। आपने नशे को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन सत्ता का नशा आप पर चढ़कर बोल रहा है, ये बयान ये दर्शाता है। आपको ये कहना चाहिए था कि जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया है, उनका निधन हुआ है, हम देखेंगे कि उनके परिवारों का कैसे मदद हो सकती है। ठीक है कि जो व्यक्ति गया है आप उसको मुआवजा मत दीजिए क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उन परिवारों की मदद तो आपके राज्य के लोग हैं। आपके राज्य के लोग क्या भूखे मर जाएं? क्या वो उनको कोई सहायता नहीं मिलेगी तो वो क्या सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी? ये बड़ा एक अपमानजनक सा बयान था। और नहीं, और सरकार का भी सर दोष उसमें हो जाता है ना, क्योंकि आपने शराबबंदी कानून अगर लागू किया है तो फिर हर
चौक चौराहे पर शराब मिल कैसे रहा है? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। पुलिस प्रशासन कहाँ है? बिल्कुल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों से बिहार में शराब आते हैं, तो जी। आपने बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया क्यों है? नहीं किया? आपने बॉर्डर पर सख्ती क्यों नहीं बढ़ाई है? जी। और इस प्रकार की भी हमने लोगों से चर्चाएं सुनी है कि ठीक है कि शराब प्रतिबंधित है वहां पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं कि आप बताइए आपको चाहिए क्या, वो तुरंत बिल्कुल। मिल जाता है। तो बिल्कुल। ये कैसी शराबबंदी हुई? ये तो आप अपने ही राज्य में शराब की तस्करी करवा रहे हैं। एक ब्लैक मनी का आपने कहा था कि हम ये जो जंगल राज है उसको खत्म करेंगे, लेकिन ये तो जंगल राज और आतंक राज जैसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल। अब मैं देख रहा था कि पटना में 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। ये तो पटना से खबर जो सामने आई, ठीक है, राजधानी है तो सामने आ गई। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो दूर दराज के हैं, जहां से जानकारी नहीं भी आ पाती है या देर तक पहुंचती है। तो क्या हाल होगा जब राजधानी पटना का ये हाल है, तो अन्य जिलों में, अन्य शहरों में, गांवों में क्या हाल होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, वो किस स्तर की हैं। आप नालंदा को लेकर बार बार प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं कि उसको हम जैसा अपना हमारा जो सपना है एक उस नालंदा को पुनर्जीवित करने का, उसका जो गौरव है उसको पुनर्स्थापित करने का, लेकिन आपने क्या किया? आप सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं, वो ठीक है कि राजनीतिक रूप से आपको करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपकी सरकार ने अब तक प्राथमिक स्कूलों में वहां पर कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई हैं? बिल्कुल। छोटे बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ था, मुझे ध्यान आता है, जिसने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा था कि मेरे को किसी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए, क्योंकि वो उसके गांव में शायद स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि 77,000 फर्जी शिक्षकों का एक खुलासा हुआ है, वो जो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 77,000 फर्जी शिक्षक कैसे नियुक्ति पा गए, सरकारी खजाने से कैसे वो सैलरी लेते रहे, और वो जो शिक्षक की योग्यता ही नहीं रखता है उसने अब तक बच्चों को क्या पढ़ाया होगा, ये दिखाता है कि सरकार कैसे चल रही है वहां पर। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार, हम अगर आज से कुछ 5-10 साल पहले की ही अगर हम स्थिति देख लें, ज़्यादा पुराना नहीं जाते हुए, तो लगभग एक जैसी स्थिति में थे, पिछड़े हुए राज्य माने जाते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार बदलकर अपना भाग्य बदल लिया, लेकिन बिहार की जनता का भाग्य नहीं बदला है, क्योंकि वहां पर सरकार बदल तो जाती है, ठीक है कि, लेकिन वो मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं। तो मुख्यमंत्री कभी इस दल के साथ हैं, कभी उस दल के साथ हैं। बिल्कुल। तो जो जनता है उसको अपना भाग्य बदलना होगा, एक ऐसे व्यक्ति को जो दूरगामी सोच रखता हो और जो अपने प्रदेश को, मेरे प्रदेश को पिछड़ा राज्य घोषित करो, इस बात पे नहीं अड़ा हो। मैं अपने प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाऊंगा, कैसे सबसे विकसित प्रदेश बनाऊंगा, उस बात का एक उसके लिए विजन रखता हो, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है वहां पर। तो सबसे बड़ा काम जो है वो हम नेताओं को दोष दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है अभी वो जनता को निभानी है, जो अभी तक निभाई नहीं गई है, मुझे लगता है। वैसे बिहार में अगर हाल के घटनाक्रमों को देखा जाए तो ठंड से मरने वालों को मुआवजा भारी मात्रा में मिलने जा रहा है जी। और दूसरी चीज है कि सर ने आप शिक्षा की बात की, तो नीतीश कुमार की सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आपके राज्य में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बीए की डिग्री कितने साल में दी जाती है। जी जी। क्योंकि बिहार की बात होती है और 10 लाख नौकरियों की बात होती है। मैं देख रहा था पटना में लाठीचार्ज हुआ है शिक्षक। बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो 2025 में आप तेजस्वी यादव को लीड करने की बात कहकर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, आपका निशाना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन सर अब थोड़ा सा बिहार से बाहर निकलते हैं और चीन, पाकिस्तान, हाल इस सप्ताह देखा जाए तो ये दोनों मुद्दे काफ़ी गर्म रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने जो उसको आईना दिखाया आतंकवाद के मुद्दे पर, उसके बाद वहाँ के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो कि युवा हैं, नए हैं, राजनीतिक अनुभव की भी कमी है, उन्होंने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जो कि विश्व के सर्वमान्य नेता अभी हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। दूसरी ओर चीन तवांग में अतिक्रमण की कोशिश कर रहा था, भारतीय सेना ने उनको खदेड़ भेजा, लेकिन कांग्रेस को अभी भी शक है। ये क्या चल रहा है? नहीं देखिए, ये अब कह सकते हैं कि नासमझी वाले बयान ही हैं। जहाँ तक अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो बिलावल भुट्टो वो पॉलिटिकली पप्पू हैं पाकिस्तान में। अब आप देखिए कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी का भला नहीं कर पाए। विदेश मंत्री होने के नाते अपने देश का भला नहीं कर पा रहे हैं, और उनको लगा कि
4-5 महीने 6-7 महीने शायद हो चुके हैं शहबाज शरीफ की सरकार को। इस दौरान उनको कोई जान नहीं पाया है कि पाकिस्तान के अलावा कोई जानता नहीं कि हमारे विदेश मंत्री कौन है। और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां पाने के लिए आप एक बहुत आसान तरीका कुछ लोगों ने खोज लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर दो। आपने मोदी पर जवानी हमला किया, आप सुर्खियों में आ गए, लोग जान गए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। ये बिलावल भुट्टो का ना खुद का चरित्र ठीक है, ना उनका राजनीतिक चरित्र ठीक है। और ऐसे ही लोग जो हैं वो बदजुबान भी होते हैं, बेलगाम भी होते हैं। और उनकी जो टिप्पणी है, आपको ये भी देखना चाहिए कि वो आई कब है। आई उस दिन है जब 1971 में पाकिस्तान की हार की जो वर्षगांठ थी, तो वो उनकी कुंठा को दर्शा रही है उनकी टिप्पणी। एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्या अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खास करके यूएन के मंच से, किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री या कुछ भी कह लें, उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी अब तक तो नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, अगर कभी हुआ हो तो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पाकिस्तान है वो भारत के प्रति द्वेष रखता है। हाँ। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी जिस तरीके से, टिप्पणी अगर हम देखें भारत के प्रधानमंत्री पर, तो ये ऐसी निचले स्तर की टिप्पणी है कि पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं या जो पूर्व राजनयिक हैं वो भी शर्म महसूस कर रहे होंगे कि हमारे देश के एक बड़े नेता ने ऐसी टिप्पणी की है। वो जो डिप्लोमेसी होती है उसमें आपको बहुत हद तक चीजें संभल कर बोलनी होती हैं, बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। आपने आज जो किया है कल वो आप पर भी पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। अब आप देखिए कि सरकार की तरफ से एक बहुत सधा हुआ बयान आया, विदेश मंत्रालय की तरफ से आया, जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी उसकी तरफ से आया। लेकिन जो पाकिस्तान के राजनीतिक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो, अगर आप पूर्व के उनके बयानों को देखेंगे तो ऐसी टिप्पणी नहीं आई है। एक सम्मान की भावना जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उन लोगों के बीच तो कम से कम रहती है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वो हमारे प्रति द्वेष रखता है, सीमा पार से आतंकवाद फैलाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अब तक के जो पाकिस्तानी राजनयिक हैं उन्होंने जो कुछ किया धरा था उस पर पानी फेर दिया है। ये बात जग जाहिर हो चुकी है उनके बयान से। और आपने राहुल गांधी के बयान की बात करी, तो एक ये भी संयोग है या प्रयोग है, ये देखना होगा कि राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो एक ही दिन बोले। तो वो अब राहुल गांधी क्या है कि सेल्फ गोल के मास्टर हो चुके हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन हर राज्य में कुछ ऐसी विवादित बातें कही जाती हैं जिससे उनकी उस यात्रा पर एक तरह से पानी फिर जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सेना पिट रही है। हमारी सेना कभी नहीं पिटी है, हमारी सेना पीटती है। और चाइना के जो अभी देखा था हमने, एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें देखा, 2021 का था, उसमें देखा था कि किस तरीके से भगाया था। अभी भी हमारे 50 थे, उनके 300 थे, उसके बावजूद मार के भगाया। और अभी अगर आप देखें उससे पहले भी, चाहे डोकलाम को ले लें, चाहे पूर्वी लद्दाख को ले लें, उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि मारते मारते मरे हैं हमारे जवान। तो ये हमारी सेना के जो शौर्य है या उसका जो साहस है, उसका जो कड़ा अनुशासन है, उसके लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सेना के पराक्रम के सबूत मांगते हैं, तो ये उनकी नासमझी ही होगी। और मैं वहाँ से तवांग के जो स्थानीय निवासियों की कुछ प्रतिक्रियाएं देखकर हैरान था कि किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया है। ठीक है, बीजेपी अटैक कर रही है, बीजेपी जयचंद बता रही है उनको और तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि कब तक चाइना का साथ दोगे। लेकिन तवांग के लोग क्या कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने मार कर भगाया चीनियों को, भारतीय सेना पर हमें विश्वास है, भारतीय सेना पर गर्व है। और जो आप आप तवांग गए नहीं हैं, आपने वहाँ की जो जमीनी स्थिति देखी नहीं है, लेकिन आपने ऐसे ही हवा में कुछ भी छोड़ दिया। जो विदेश मंत्री जयशंकर को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उन्हें समझने की जरूरत है, तो वो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जयशंकर बड़े पद पर चाइना और अमेरिका जैसे देशों में उस समय वक्त राजदूत रह चुके हैं। जी, वो भी है। और हमने मनीष तिवारी का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि आप कृष्णा मेनन की तरह गलती कर रहे हैं, खतरा चीन से है और आप पाकिस्तान पर हमला बोल रहे हैं। तो समझना होगा कि आपने ऐसा कह के नेहरू की चीन नीति पर सवाल उठा दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये भी आपको पढ़ कर देखना चाहिए। आप एक सांसद हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अचानक से कुछ भी बोल दिया। आपको ये देखना चाहिए कि वो जयशंकर जी पाकिस्तान पर क्यों हमला कर रहे थे,
पाकिस्तान पर हमला इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसने आरोप लगाए थे भारत पर, और उन आरोपों का जवाब दे रहे थे जयशंकर। बिल्कुल। और चाइना का जो मुद्दा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकार सोई हुई है। आप देखिए कि तत्काल दोनों सदनों में रक्षा मंत्री का बयान आ गया था, तत्काल गृह मंत्री का बयान आ गया था, सेना की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया था। और राहुल गांधी ने जब कहा कि हमारी सेना पिट रही है, उससे ठीक पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल कालिता का बयान आ चुका था कि सीमा पर शांति है, स्थिति पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है, सरकार पर आप विश्वास मत करिए, लेकिन सेना क्या कह रही है, सेना पर तो विश्वास कीजिए। और जो अब आप देखिए, मैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक यहाँ पर बयान का जिक्र करना चाहूँगा। वो अभी 2 दिन पहले बॉम्बे में थे, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो यांगत्से क्षेत्र है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं बंबई में हूं तो इसका मतलब है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं वहां का एमएलए हूं, तो मैं उस क्षेत्र को कैसे छोड़कर जा सकता हूं अगर वहां पे स्थिति खराब होगी। जब सब कुछ सामान्य है तभी मैं यहां पर हूं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि ये 62 का नहीं है, ये अभी का भारत है, नया भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि जो पूछते हैं कि 1962 का भारत नहीं है, 2022 का भारत है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर जो सीमांत इलाके हैं, वहां पर हमारा अब जो इंफ्रा है वो बहुत बेहतर है, और यही हमारे को खटक रहा है। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि हमारे जो सैन्य साजो सामान हैं वो उन्नत तरीके के हैं। हम वहां पर भारी संख्या में तैनात हैं, भीषण से भीषण सर्दियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अब आप हमने कुछ सेना के लोगों से बातचीत करी थी, उन्होंने बताया कि जो पहले से पता था कि चीन की हरकत कुछ तवांग में हो सकती है, और उनके 300 लोग अचानक से आए, और हमको पता था कि वो आएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो पूरा प्लान, क्योंकि हम भी पूरी तैयारी में थे, तो हमने उनको प्लान तरीके से वो जवाब दे दिया। बिल्कुल। तो सेना की पूरी तैयारी होती है। सेना आपको आप कह रहे हैं कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हमारी सरकार सोई हुई है, आपको कैसे बता दें कि हमारी क्या तैयारी है? हम पब्लिक डोमेन में कैसे ला दें कि हमारी क्या तैयारी है, हमारी क्या योजना है? बिल्कुल। इतनी चीज समझनी होगी। ये सब नासमझी की बातें हैं, और इससे आप अपना मखौल उड़वा रहे हैं, क्योंकि एक आम भारतीय को भी विश्वास है भारतीय सेना पर गर्व है। और ठीक है कि वो राजनीतिक बयान था, लेकिन मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं जो गौरव भाटिया ने कहा कि जब देशवासियों का सीना 56 इंच का होता है, तब आपका 6 इंच का क्यों हो जाता है? ये बड़ी बात है, और जाहिर सी बात है वार पलटवार चलता रहेगा, लेकिन सर ने जो बात कही कि आपको अपने देश की सेना पर विश्वास करना होगा। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।